हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूफी बंसल है। आज हम करेंगे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी यूजीसी नेट पूछते ही हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये एंड तक देखनी पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ आईएमएफ। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आया था। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब ये एक फंड है, ठीक है, जहाँ पे हम पैसे डालते हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आया था, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सबसे पहले क्या आया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इंस्टीट्यूशन आया था, जो कहाँ वर्ल्ड में एक्स्टैब्लिश किया था। पूरे वर्ल्ड ने, मतलब कुछ ऐसे नेशंस थे जिन्होंने मिलके आपस में क्या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया कि जहाँ पे भी किसी भी अगर नेशन को तकलीफ होती है या उनको पैसे की दिक्कत आती है या कोई कुछ वार से प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं, ताकि उनको कुछ भी हेल्प हो सके। अगर खुद के देश के अंदर कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंस्टीट्यूशन आ रहा है, जहाँ पे हम जाके हेल्प की ये कह सकते हैं, और वो करेगी ही करेगी। तो इसी से ये बनी थी। तो ये कब एक्स्टैब्लिश हुई थी? तो ये आपको बहुत याद रखना, ये 44 नेशंस ने मिलके एक्स्टैब्लिश की थी। कौन सा इसके अंदर एग्रीमेंट था? ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। किसके अंदर आई थी? ब्रिटेन। तो ये ना इसके की पॉइंट्स है, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इसमें तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन नहीं आते। आईएमएफ में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये किस एग्रीमेंट के तहत ये इंस्टीट्यूशन बना था, कब इंस्टीट्यूशन बना था, ठीक है, इसका अटेम्प्ट क्या है, क्या क्या इसके अंदर आया था। तो इसका ये याद रखना है, ये किस एग्रीमेंट के अंदर आया था? ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अंदर आया था। कब आया था? जुलाई 1944। तो ईयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कब आया था? डिप्रेशन 1930 डिप्रेशन के बाद आया था। ठीक है, इसका क्या था? इसका मेन मकसद क्या था कि हमारा जो ओल्ड सिस्टम में हम एक्सचेंज करते थे वो भी लेके आना, पहले की तरह ओल्ड गोल्ड सिस्टम में जाना। ठीक है, इसीलिए आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था। वो जब डिप्रेशन आया, जो ये हम बात करें 1920 और 1930 में जो डिप्रेशन आया था, उस वजह से क्या हुआ था? गोल्ड है ना, वो कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड क्या अबंडन हो गया, खत्म होता जा रहा था। इसीलिए हमने नया कुछ अपनाने की कोशिश की। दिस लेड टू अडॉप्शन, यहाँ पे लिखा है अब अडॉप्शन ऑफ प्योरली नेशनलिटिक पॉलिसी बनाई, जहाँ पे हर कंट्री इम्पोज, जहाँ पे खुद कंट्रीज इंपोर्ट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, एक्सचेंज को कंट्रोल में रखेगी और एक्सचेंज डेप्रिशिएट को रिसोर्ट करेगी। ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सके ये नेशन। ठीक है, फर्दर ए मार्क डिक्लाइन इन वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिप्रेशन। पर जैसे जैसे आ रहा था फर्दर क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड और कम होता रहा और डिप्रेशन और चलता रहा। दस इसके लिए आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ और इसने क्या इकोनॉमिक और फाइनेंशियल को बढ़ावा दिया, यानी इसको अच्छे से आगे लाने के लिए इसकी ग्रोथ करी, प्रमोट किया। ठीक है, अमंग इट्स मेंबर के अंदर 44 नेशन है, 44 मेंबर्स है, तो इन्होंने आपस में कहा हम ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे या लगा देंगे, जैसा भी उनके लिए बेनिफिशियल होता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियली बेटर हो सके। ठीक है, तो ये आ गया आईएमएफ का ओरिजिन। देन इसका ऑब्जेक्टिव, हमने ये फंड क्यों क्रिएट किया, हमारा इसका मकसद क्या है, हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये 5 ही ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आ जाता है हमें क्या करना है? कोऑपरेशन, यानी 44 नेशंस है ना, तो आपस में कोऑर्डिनेट बना के रखना है। अगर किसी को नेशन को पैसे फंड की जरूरत है तो उन्हें हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, अगर उन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत है हम टेक्नोलॉजी दें, अगर उन्हें रिसोर्सेज की जरूरत है हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। ठीक है, कोऑपरेशन होना चाहिए। फिर टू फैसिलिटेट, अब हर नेशन में क्या हो? एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो, बैलेंस ग्रोथ। अगर वो नेशन बढ़ रहा है तो ये भी नेशन बढ़े, एक नेशन बढ़ रहा है तो दूसरा भी, तीसरा भी, ऐसे हर नेशन बैलेंस्ड हो। ठीक है, प्रमोट एक्सचेंज, जो एक्सचेंज हम कर रहे थे गोल्ड स्टैंडर्ड में, तो अब जो भी एक्सचेंज रेट आया उसको हमें क्या करना है? स्टेबल रखना है। तो ये प्रमोट कर रहा है एक्सचेंज स्टेबिलिटी को। ठीक है,
टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। अब एस्टैब्लिश क्या किया इधर, मल्टीलेटरल सिस्टम होना चाहिए पेमेंट के लिए, ठीक है। देन आता टू लेंड कॉन्फिडेंस टू मेंबर बाय मेकिंग द फंड। अब कॉन्फिडेंस लाना चाहिए उनके सारों के अंदर कि तुम्हें यहाँ से फंड मिल जाएगा, तुम्हारा लास्ट रिजल्ट यही है। तो अगर तुम यहाँ इन्वेस्ट करोगे, अगर तुम यहाँ पैसे डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा जब भी तुम्हें जरूरत होगी। तो ये आ गए हमारे ऑब्जेक्टिव। देन आ जाता है इसके फंक्शन। तो ये फंड क्या करता है, तो ये फंड करता है रिड्यूस करता है टैरिफ, टैरिफ रिड्यूस करता है और अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को भी घटाता है, कम करता है। ये शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, ठीक है। ये पॉवर्टी से बाहर आने के लिए हेल्प करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, फाइनेंस प्रोविजंस बनाता है, फाइनेंस देता है, टेक्निकल एडवाइस देता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी हमें नई लगानी है या उसे एक्सपेंड करना है तो टेक्निकली भी बहुत एडवाइस देता है। देन रिसर्च स्टडी करता है जिसकी वजह से ग्रोथ और ज्यादा हो सके, और पब्लिश देम इन आईएमएफ स्टाफ पेपर के अंदर वो पब्लिश होता जाए, ठीक है। ये डाटा भी प्रोवाइड करता है, स्टैटिक्स देता है, प्रिडिक्शन भी करता है, असेसमेंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे हमें पता चल जाए पहले क्या हो रहा है, होता आ रहा है और आगे भी क्या हो सकता है, हमें कैसे इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इट प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्ट टू मेंबर। अब ये टेक्निकली एक्सपर्ट्स देते हैं मेंबर कंट्री को, ठीक है, ताकि वो डिफिकल्टीज को कॉप अप कर सके, ठीक है। इट ऑल्सो कंडक्ट शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग कोर्सेज भी देता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके वर्किंग। अब ये फंड वर्क कैसे करता है। सबसे पहला इसके अंदर मेन क्या है, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैश है ना, पैसे, ठीक है। तो वो आ गया इस फंड में जो मेन है, इससे रिलेटेड ये सारा फंड घूमता रहता है। तो आईएमएफ क्या कहता है, द कैपिटल ऑफ द फंड इंक्लूड पार्ट्स ऑफ द मेंबर कंट्री। तो जैसे कि मेंबर्स कितने हैं, 44 मेंबर है। तो जैसे ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा आईएमएफ है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा इसने दे दिया, थोड़ा सा इसने दे दिया, थोड़ा सा इसने ऐसे करके यहाँ से फंड आता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ मेंबर कंट्री अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गोल्ड। अब यहाँ गोल्ड को सेल करके जो अमाउंट मिलती है, GAB यानी, ठीक है, लोन फ्रॉम मेंबर नेशन, ये सारा क्या करते हैं, ये क्वार्ट्स में डिसाइड होता है कौन क्या करेगा। ए मेंबर कंट्री क्वार्ट डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि ये जैसे कि मान लो इस नेशन ने कहा है हम 25% देंगे, ये कहता 10% दूंगा, ये 20% दूंगा, तो ऐसे ये फंड इस बेसिस पे उनको मिलते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से मैक्सिमम होता है फाइनेंशियल कमिटमेंट जो हम आईएमएफ को करते हैं। इससे ही क्या डिसाइड होती है, वोटिंग पावर डिसाइड होती है, एंड हैज ए बियरिंग ऑन इट्स असेस। और इससे ही हम आगे आने वाले टाइम पे इसे असेस कर सकते हैं। अगर हमने 25% तक कहा है तो हम 25% तक भी इसमें से निकलवा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आगे देखते हैं फंड लैंडिंग। अब ये फंड लैंड कैसे करता है, पैसे उधार कैसे देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बल्क ऑफ फाइनेंशियल कहाँ से आता है, क्वार्टर से आता है, क्वार्टर सब्सक्रिप्शन से आता है, क्योंकि मेंबर कंट्री क्वार्टर्स में देते हैं। बिसाइड ये गोल्ड को बेच के भी पैसे फंड इकट्ठे कर सकता है। फर्दर ये गवर्नमेंट से ले सकता है, सेंट्रल बैंक से ले सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता है। जनरल एग्रीमेंट टू बोरो, द फंड ऑल्सो बोरो अंडर जनरल एग्रीमेंट टू बोरो से भी ले सकता है। फ्रॉम इट्स कहाँ 11 इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंबर है जिनसे ले सकता है। इन ऑर्डर टू फोस्टर और कॉपी देन एम्पावरमेंट इफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, वो 11 जो इंडस्ट्रियल मेंबर है उनसे भी बोरो कर सकता है, ठीक है। देन आ गया फंड लैंडिंग। द फंड हैज ए वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज है लैंडिंग के लिए टू मेंबर कंट्री के लिए। सबसे पहला आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर रिजर्व ट्रेंचशिप। व्हेन ए कंट्री हैज ए लेस करेंसी विद फंड देन इट्स क्वार्टर द, मतलब कि मान लो क्या, व्हेन ए कंट्री हैज ए लेस करेंसी विद फंड देन इट्स, उसका 25% हिस्सा है पर उसकी करेंसी क्या है, 20% है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या है, रिजर्व ट्रेंच, ठीक है। इस रिजर्व ट्रेंच मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5%। तो इट कैन ड्रॉ अप टू 5, इसका भी क्या, मान लो ये 1 लाख है तो इसका क्या 25% वो निकलवा सकते हैं, कितना 25%। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका रीपे पीरियड कितना है, 3 to 5 ईयर है, ठीक है।
तो ये अमाउंट से याद रखना 25% है, 3 to 5 ईयर है, एक रिजर्व ट्रेंचे है, इसका डिफरेंस को हम रिजर्व ट्रेंचे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट ट्रेंचे। ड्रॉ फ्रॉम बैलेंस ऑफ क्वार्टर इन 4 इंस्टॉलमेंट अप टू 100% ऑफ क्वार्टर फ्रॉम क्रेडिट ट्रेंचे। तो वो कहते हैं 4 इंस्टॉलमेंट में हम इसमें से बैलेंस बचेगा उसको हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में निकलवा सकते हैं। अदर अदर क्रेडिट फैसिलिटीज होगी जैसे कि बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटीज, एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटीज, सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कंपनसेटरी, कंटिजेंसी, सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इमरजेंसी, कंटिजेंसी। मतलब आपको इसके अंदर नाम याद होने चाहिए, इसको अंदर डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, नाम ही सफिशिएंट है। तो नाम हो जाएंगे आपको लर्न, तो उसमें से भी आपको क्वेश्चन काफी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज आ गई है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट, STR, जिसको हम क्या कहते हैं STR। ठीक है, STR ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं पेपर गोल्ड, इसका नाम याद रखना चाहिए। ये इसको दूसरा नाम क्या है इसका, पेपर गोल्ड है। अब फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल, ये क्या है, एक इंटरनेशनल रिजर्व है। किसने बनाया है, IMF ने बनाया। कब बनाया है, 1969 में, ताकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ये कोई पेपर नोट नहीं है, ना ही ये कोई करेंसी है, ये क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, एक ऑफिशियल अकाउंट के अंदर जो IMF रखता है उसको ये हम यूनिट कहते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, ताकि जिसका भी BOP डेफिशिएट हो उसको हम सेटल कर सके। जो वैल्यू है STR की वो किसके बेसिस पे ईच डे होती है, बास्केट में जितनी भी करेंसीज है। मतलब STR ये IMF है, उसके अंदर एक STR है, इसके अंदर क्या है, जैसे कि यूरो पड़ा है, डॉलर है, येन है, पाउंड है, स्टर्लिंग है। तो इस तरह से काफी सारी इसके अंदर करेंसीज पड़ी है। ये करेंसीज किस लिए यूज होती है, ये ताकि किसी का भी BOP डेफिशिएट हो तो उसको हम सेटल कर सके। ठीक है, तो ये बास्केट है, ये हर डे रिवाइज होती है, रिवाइज करी जाती है। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं आपको STR का एक और वीडियो बना के दूंगी जिसमें इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया होगी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका रिव्यू किया जाता है, कैसे बनी है, क्या सब कुछ। ठीक है, तो ये अगर इतना सा आपको ठीक है सफिशिएंट है। STR का मतलब पता होना चाहिए, ये कब आया था, किसने क्रिएट हुआ था, ये यूनिट है, पेपर नोटिस में नहीं आते, इसके अंदर बास्केट में कौन कौन सी करेंसीज आ जाते हैं, ये सब इसमें आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा IMF खत्म होता है। तो इसमें IMF में आपको टिप्स पे होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, तो ये आपको अच्छे से ही आना चाहिए IMF का। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।